आपको जीना भी है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश के जाने माने कवि और शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि अपनी नज़मों के लिए जाने जाते हैं और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप के हर एक सवालों का अपने ही अंदाज में, शायराना अंदाज में, बहुत ही सटीक और स्पष्टता से हर एक सवालों का जवाब दिया है, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक देखिए विस्फोटक डिबेट। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या हमें समझ में आ गया कि चाहे आप आग हैं या पानी हैं, आप पानी या आग से कनेक्ट कैसे बना लेते हैं। शब्द आपकी जादूगरी की तरह हैं और आपने हमेशा इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पढ़ी, मुझे कई बार लगा कि इमरान के अंदर इतना दर्द क्यों है। इमरान के शब्दों में, उनकी लाइनों में दर्द बहुत झलकता है। इसकी वजह क्या है? एक्चुअली जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझ पर प्रभाव डाल रही थी। उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था, और ख़ासतौर से मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के दर्द को ज़्यादा जल्दी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं उसके बीच में रहता हूँ। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म सितम को करीब से देखा है, और शायर हूँ तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो है दिल में। कोशिश करता हूँ, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस दर्द को महसूस करें, और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। और मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहा बहुत हद तक, और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों का मातम मनाता रहा। ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। तो मैं मातम मनाता था, लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे। क्या बात है। मैं जुल्म पर मातम मना रहा था, लोग सुनते गए, उसको पसंद कर। ये जुल्म हो किस पर रहा है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है। और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। कलमकार जो है वो सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं, तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूंगा। जब मैं 2010, 2011, 2012, 14 में शेर लिख रहा था, नज़में लिख रहा था, जो नज़्म मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाई कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, वो मैंने 2011 में लिखी थी। मैंने मदरसे की नज़्म 2012 में लिखी। उसके बाद हालात जैसे जैसे बदलते गए, मैंने कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूं। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस गजब बेइज्जती है। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और उनकी कलम में क्या कम था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं, तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी भी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है, मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा।
हमारी अपनी एक दुनिया है। लेकिन क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। ये कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है। वो अपने आप को सबका रखना चाहता है, और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। हम सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा? अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थीं। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। और अगर मैं संसद में भी गया हूं, तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस वृद्धि के खिलाफ संसद में जो पहली स्पीच की, मैंने वो वहां पे की। मैं वहां पर हिंदू मुसलमान बन के नहीं गया, मैं वहां एक युवा बन के गया हूं, और मैं लगातार जिस पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूं। एक पुरानी आपकी शायरी है जो लोग बहुत वायरल कर रहे हैं, उसकी 2 लाइनें आपको सुनाकर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बड़ा पुराना सवाल है और बड़ी पुरानी कविता है ये। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, फ्री स्टाइल, मतलब गांव से आया था। वो शाहिद का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया पढ़ने के लिए, किसी धन्ना सेठ की औलाद नहीं था, राजनीतिक परिवार नहीं था, खानदान में कोई शायर नहीं था, तो मुझे तो मंच चाहिए थे। जो भी मंच मिलता था उस पर चढ़ता था, अपनी प्रतिभा दिखाता था, पेमेंट लेता था, घर जाता था। एक वक्त आने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी वैचारिकी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपको किन मुद्दों पे लड़ना है। अच्छा, कवि सम्मेलन और मंचों के एक उसूल हैं, आप मंच समझती हैं। यहाँ आने पे आपने 2-4 जुमले बोले, उसके बाद लोग कनेक्ट हुए ना, वरना लोग तो संगीत के असर में थे। तो हम जब मंच पे आते थे तो लोग मुख्य अतिथि के असर में हैं, तो हमने मुख्य अतिथि के लिए 4 पंक्तियां सुनाई, उसके बाद फिर वो सुनाया जो हमें सुनाना था। छोटी बच्ची हो क्या? अच्छा, ये वही था। तो समा बांधते थे आप? हाँ, इसको समा बांधना ही कह सकते हैं। भीड़ को अपने से जोड़ने के लिए आपको चला वो तीर जो बेहतर तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। तो हमारी आंख में तो जादू नहीं है, लेकिन जबान में जादू जगाने के लिए ये सारे तिकड़म अपनाने पड़ते थे। क्या बात है, आपने खुद ही कह दिया तिकड़म अपनाने पड़ते थे। सच्चाई भी शायद शायर की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर पूरी जिंदगी वो उसको किसी पार्टी में रहते हुए भी संभाल कर रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आवाम से वादा है मेरा। क्या बात है। तो अब मुझे लगता है कि यही लोग जो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं अब कुछ सुनना चाहते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं एकदम इमरान प्रतापगढ़ी अनसेंसर्ड? और भूल जाइए कि नेता हैं, भूल जाइए कि किस दरबार पे जाकर, मतलब किस पार्टी के साथ जाकर आपको काम करना पड़ता है। देखिए 1956 में, हाँ 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे यूएस के जॉन एफ कैनेडी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्रों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हर राजनेता को शायरी और कविता आने लगे, पोएट्री आने लगे, और हर राजनेता पोएट्री और शायरी करने लगे, तो ये दुनिया जिंदगी जीने के लिए और खूबसूरत हो सकती है। कितनों को सिखाया ये बताइए। अब असल बात ये है, राहुल जी को भी सिखा रहे नहीं सिखा रहे? अच्छा। सबसे पहले तो मैं देश की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, और पिछले 2 साल की पार्लियामेंट की तमाम जो स्पीचेस हैं उठा के देखिए, आपको लगेगा कि सारे लोग शायरी सुना रहे हैं। खरगे साहब शायरी सुना रहे हैं, धनखड़ साहब शायरी सुना रहे हैं। एक दिन तो धनखड़ साहब ने, यानी चेयरमैन साहब ने राज्यसभा के, फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पे टैक्स लग सकता है क्या? वो आप वो वीडियो उठा करके देखिएगा। तो आप कोई भी शेर सुनाता जिसको मैंने शेर ना भी लिख के दिया हो, तो चेयरमैन साहब को ये लगता है कि मैंने ही लिख के दिया होगा। तो एक शायराना सा माहौल बना है, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, एक अच्छा माहौल बन रहा है।
और ऐसा माहौल मुझे लगता है कि मोदी जी भी शायरी सुनाते हैं कभी कभी, सुषमा स्वराज जी थी तो बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अच्छे अशार सुनाते थे, हाँ लालू जी थे तो बहुत शानदार माहौल रहता था सदन का, अडवाणी जी ने भी कभी कभी शायरी सुनाई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ लोग सुनाने लगेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि राहुल जी भी सुनाने अब अडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हर कोई एक उम्र में, और आपने युवाओं को खास तौर पर कहा, तो सबके अंदर बहुत आग जलती है, बहुत जोश रहता है, धीरे धीरे लेकिन वो समझता है कि व्यावहारिक तरीका क्या है जीने का। हर किसी को अपना अपना मिला हुआ है हक। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, कई बार आपके पीछे भी पड़ते हैं, मतलब एक अलग ब्लड हंटिंग वहाँ होती है। क्या एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें हर तरह की विचारधारा का सम्मान हो? मैं मानती हूँ कि कई लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए अब आते हैं क्योंकि उनको ब्लड हंटिंग किसी की करनी होती है। मतलब हम कहते हैं कि सड़क पे लिंचिंग ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की लिंचिंग होती है लोगों की, और सिर्फ उनकी विचारधारा की वजह से। बीच का रास्ता क्या हो सकता है एक शायर की देखिए, नज़र सबसे पहली बात तो मैं अपनी नई नस्लों से एक बात कहूंगा, सोशल मीडिया आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया भर है, बहस का प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां बहस मत करिए। आपको ट्वीट करना है, आपको फेसबुक पे कुछ लिखना है, इंस्टा पे कुछ लिखना है, लिख दीजिए, डाल दीजिए, अपनी बात पहुंचा दीजिए, उस पर रिप्लाई करने मत जाइए, कमेंट पढ़ने की जबरदस्ती कोशिश मत करिए, और पढ़िए भी तो किसी को रिप्लाई मत करिए। आप रिप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे कि सामने वाला आपसे सहमत हो जाए, तो वो तो ऑलरेडी उसका तो काम है ना, वो एक पूरी पेड टीम बैठी है। तो ऐसे में उससे बहस मत करिए, लड़िए मत, अपनी बात रख दीजिए, तो शायद बचे रहेंगे। वरना हम सबको झेलना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग तो ऐसी दुनिया से आए हैं गांव में कि अगर आपके खिलाफ आपके अच्छे अच्छे जो पोस्ट हैं उस पर जो कमेंट आते हैं, उसको अगर मतलब माँ और पिताजी पढ़ लें तो शायद आपका सोशल मीडिया छुड़वा दें कि बंद करो ये सब, ये क्या तमाशा है। लेकिन आपको जीना भी है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, आगे स्वाद वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अंजना जी देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है, और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता।
लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता एक सेकंड, आपने नेता एक सेकंड, देखिए, एक नहीं सेकंड, मैं बात आप पूरी सुनिए। मैं नहीं, बात आपने पूरी आरोप लगाया। मैं बात आप पूरी कर लूं उसके मैं- बाद मैं बात पूरी कर लूं उसके आपने बाद बोला, देखिए आपने मैं बात बोला, मैं एक आपको सेकंड। पूरा मौका दूंगा, आपने मैं आपकी बात सिफारिश का कहा जवाब तो भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी देखिए, तो एक कविता सुनाऊंगा। मैं आपके लिए ना, आप सुनिए, नहीं मैं आपकी मैं कविता उस बाद में माटी का सुनूं। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह, याद तो रखिएगा, कविता पूरी हो सिफारिशों गई। वाले और अब होंगे। मैं बात जो कह रहा था कि यहां बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें। हम आपस में लड़े नहीं। बिल्कुल। तो हमें बुलाया गया तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, आप आपकी हमारे कविता बहुत मेहमान अच्छी हैं, थी। सिर आंखों पर आपकी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत पर वैसे शानदार भी कर रहा है आप- और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, यही तो है कि आग भी जब प्रशंसा करने लगे या पानी, व्हाटएवर यू नहीं नहीं, मैं प्रशंसा करूंगा। पर आग और पानी के बीच में मैं समझौता आपकी- होना भी मैं नहीं आपकी चाहिए। पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूं, इसमें बहुत कोई बहुत दो राय धन्यवाद। नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती बहुत हैं बहुत और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। बात आपको जुदा करती है बाकी राजनेताओं से, मुझे लगता है कि आप हर तरह की बात करते हैं, आप आवाम की भी आवाज बनते हैं। एक पार्टी में रहकर ये कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं आप- अंजना जी ये चीज क्लियर कर दूं, मुझे बहुत खुशी है और मैं इस मंच पर अपनी लीडरशिप की प्रशंसा भी करूंगा कि कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि इमरान तुम मुशायरों में जाके क्या पढ़ रहे हो, तुमने ये क्या बोल दिया, यहां पाबंदी, ये मत करो, ऐसा मत करो, भाषण क्या दे रहे हो, किस विषय पे बोल रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक मेरी पार्टी में किसी नेता ने यह नहीं कहा कि तुम इस विषय पे बोलो, इस विषय पे मत बोलो। उन्हें भरोसा है और शायद मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं। मैं कवि सम्मेलन मुशायरों में जाता हूं, सारे विषयों पे कविताएं पढ़ता हूं और मुझे कभी नहीं रोका जाता। हां, जब मैं राजनीतिक मंचों पे खड़ा होता हूं तो राजनीतिक लहजे में बात करता हूं। वहां मैं शेर पढ़ता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। तो मैं वहां अपनी बात रखता हूं, लेकिन बाकी जगह पे मुझे स्वतंत्रता है। इतनी तारीफ मैं कांग्रेस पार्टी की इसलिए करूंगा अपने, मैं वहां उनका सांसद होने के नाते, कि मुझे कहते हैं कि आप कवि सम्मेलनों में जाया करो, आप अपना बेस जो है, जो अपनी पुरानी आपकी दुनिया है, उस दुनिया को छोड़ो मत, राजनीति में आकर के पूरी तरह से राजनीति के मत हो जाओ। मुझे ये चीज, मतलब ये राहुल जी ने मुझसे कही है, मैं इस मंच पे ये मतलब बता रहा हूं, तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है। वो इतनी स्वतंत्रता वहां पर है कि आप लिख पढ़ सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।